सुप्रभात छात्रों, आज मैं रणवीर सिंह यादव, फिजिक्स लेक्चरर DAV कॉलेज दुबई, आज ऑनलाइन क्लासेस में प्रकाशिकी के दूसरे चैप्टर प्रकाश का गोलीय पृष्ठों पर अपवर्तन लेंस को डिस्कस करेंगे। पहले बच्चों, इसके पहले क्लासेस में आपको हम प्रकाश के अपवर्तन के बारे में पढ़ा चुके हैं। प्रकाश के अपवर्तन का अर्थ होता है कि जब प्रकाश की किरणें एक समांगी माध्यम से दूसरे समांगी माध्यम में प्रवेश करती हैं तो अपने मार्ग से मुड़ जाती हैं। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ऐसा आपको पिछले क्लासेस में पढ़ा चुका है। जब प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती हैं तो अवलंबी की ओर झुक जाती हैं, तथा जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हैं तो अवलंब से दूर हट जाती हैं, तथा विरल माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक व सघन माध्यम में प्रकाश की चाल कम होती है। ऐसा आप लोग पिछले क्लासेस में पढ़ चुके हैं। आज है चैप्टर प्रकाश का गोलीय पृष्ठों पर अपवर्तन। इसके लिए भी आप पढ़ चुके हैं। प्रकाश के दो प्रकार के गोलीय पृष्ठ होते हैं, एक अवतल गोलीय पृष्ठ और दूसरा उत्तल गोलीय पृष्ठ। इस प्रकार का पृष्ठ ये कहलाता है अवतल गोलीय पृष्ठ और इस प्रकार का ये पृष्ठ कहलाता है उत्तल गोलीय पृष्ठ। तो ये दो प्रकार के हमारे पृष्ठ हो गए, अवतल गोलीय पृष्ठ और उत्तल गोलीय पृष्ठ। इस अवतल गोलीय पृष्ठ के लिए हमें अपवर्तन के सूत्र को इस चैप्टर में या इस चैप्टर में ज्ञात करना है। हमने मान लिया कि SS डैश एक अवतल गोलीय पृष्ठ है जिसके एक ओर का विरल माध्यम का अपवर्तनांक n1 व दूसरे ओर के सघन माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक n2 है। यानी एक ओर के माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक n1 व दूसरे ओर के सघन माध्यम या इस गोलीय पृष्ठ के सघन माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक n2 है, जिसका ध्रुव P वक्रता केंद्र C है। मान लिया कि इस गोलीय पृष्ठ के मुख्य अक्ष पर स्थित किसी पॉइंट O पर कोई वस्तु बिंदुवत रखी है जिससे चलने वाली प्रकाश की किरण गोलीय पृष्ठ के एक बिंदु पर आपतित होती है। आपको सबको पता है कि जब ये किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करेंगी तो अवलंबी की ओर झुकेंगी। इस एक पॉइंट पर CN इसका अवलंब हो गया, क्योंकि वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा उसका अवलंब कहलाती है। तो यहाँ पर किरणें विरल से सघन माध्यम में जाने पर अवलंब की ओर झुकेंगी, जो पीछे बढ़ाने पर किसी I पॉइंट पर मुख्य अक्ष पर मिलती हुई प्रतीत होंगी। तो I पॉइंट पर इस बिंदु पर वस्तु O का प्रतिबिंब बन जाएगा। इसके ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी R, ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी B व ध्रुव से वस्तु की दूरी U है। तो हमें इस गोलीय पृष्ठ के अपवर्तन का सूत्र ज्ञात करना है। यहाँ पर इस जगह में देखें कि ट्रायंगल बन गया OAC। अगर इसका आपतन कोण I व अपवर्तन कोण R हो तो यह है आपाती किरण, यह है अभिलंब, तो आपतन कोण I हो गया। इस एंगल OAC आपतन कोण I के तुल्य होगा। इसी प्रकार से यह है अपवर्तित किरण व यह है अभिलंब। अपवर्तित किरण व अवलंबी के बीच के कोण को अपवर्तन कोण R कहते हैं। तो ये कोण R होगा, ये कोण IAC का मान भी अपवर्तन कोण R के बराबर होगा। यदि आपाती किरण मुख्य अक्ष से अल्फा कोण पर, अपवर्तित किरण मुख्य अक्ष से बीटा कोण पर व अभिलंब मुख्य अक्ष से गामा कोण पर हो तो ट्रायंगल OAC से अल्फा प्लस I इक्वल टू गामा, क्योंकि आपको पता है किसी त्रिभुज के अंतः कोणों का योग उसके बहिष्ठ कोण के बराबर होता है, अर्थात अल्फा प्लस I इक्वल टू गामा। इसी प्रकार से दूसरा ट्रायंगल हो गया IAC और इस ट्रायंगल में बीटा प्लस R इक्वल टू गामा। यहाँ से हो गया बीटा प्लस R इक्वल टू गामा, क्योंकि यहाँ पर इस ट्रायंगल में भी इन दोनों अंतः कोणों का योग बहिष्ठ कोण R के बराबर होगा। यहाँ से अगर हम I की वैल्यू निकालें तो यहाँ से I की वैल्यू का मान गामा माइनस अल्फा हो गया। यहाँ से अपवर्तन कोण R का मान गामा माइनस बीटा हो गया। और इसके पिछले चैप्टर में आप पढ़ चुके हैं स्नेल का नियम। तो स्नेल के नियम के अनुसार यदि दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक
1n2 हो तो 1n2 इक्वल टू sin i अपॉन sin r। अगर इन कोण i व r के मान बहुत अल्प हो तो हम sin i को i व sin r को r भी मान सकते हैं। तो इस फार्मूला से यहाँ पर हो गया i इक्वल टू 1n2 इंटू r के बराबर हो गया। i r की वैल्यू यहाँ पर रखी तो ये हो गया गामा माइनस अल्फा इक्वल टू 1n2 और ये हो गया गामा माइनस बीटा। चूंकि यहाँ पर अल्फा बीटा गामा बहुत छोटे कोण हैं, हमने a से इसके मुख्य अक्ष पर एक लंब डाल दिया जो कि यहाँ पर m पॉइंट पर अटकता है। तो हम यहाँ पर अल्प कोण होने के नाते अल्फा को tan अल्फा, बीटा को tan बीटा और गामा को tan गामा भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से हो गया आपका tan गामा माइनस tan अल्फा इक्वल टू 1n2, ये हो गया tan गामा माइनस tan बीटा। अगर इनकी वैल्यू यहाँ पर रखें तो tan गामा इक्वल टू am अपॉन cm, tan बीटा इक्वल टू am अपॉन im और tan अल्फा इक्वल टू am अपॉन om। ये वैल्यू रखी यहाँ पर तो ये हो गया tan गामा की जगह पर हो गया am अपॉन cm माइनस tan अल्फा am अपॉन om इक्वल टू 1n2, ये हो गया am अपॉन cm माइनस tan बीटा am अपॉन im। ये am सब आपस में कैंसिल हो गए। चूंकि ये m पॉइंट इस पोल के बहुत समीप है इसलिए हम m को p पॉइंट से परिवर्तित कर सकते हैं। अगर यहाँ को m को p के द्वारा व्यक्त किया जाए तो यहाँ पर इसकी वैल्यू का मान हो जाएगा 1 अपॉन cp माइनस 1 अपॉन OP इक्वल टू 1n2, ये हो गया 1 अपॉन CP माइनस 1 अपॉन IP। अब जब देखें यहाँ पर ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी वक्रता त्रिज्या r, जो कि आपको पता है इस ओर की यानी बाईं ओर की दूरियां सभी ऋणात्मक ली जाती हैं। जहां से किरणें आती हैं ध्रुव से उस साइड की दूरियां सभी ऋणात्मक व उसकी विपरीत दिशा की सारी दूरियां धनात्मक मापी जाती हैं। तो कंफर्म है कि यहाँ पर Cp की वैल्यू का मान -r, Ip की वैल्यू का मान -b, OP की वैल्यू का -q होगा। ऐसा आपको पिछले चैप्टर में निर्देशांक ज्यामिति की चरण प्रॉपर्टी के द्वारा बताया जा चुका है। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू रखी, ये हो गया -1/r, माइनस माइनस यहाँ पर हो गया प्लस, OP की वैल्यू का मान -u है तो यहाँ पर हो गया +u इक्वल टू 1n2, ये हो गया -1/r और ये हो गया +1/u। इसको हमने यहाँ पर सॉल्व किया तो ये हो गया आपका -1/r +1/u इक्वल टू -1n2/r +1n2/b। अगर हम इसको इस साइड में ले जाएं और इसको इस तरफ ट्रांसफर करें तो यहाँ से आपका हो जाएगा 1n2/b -1/u इक्वल टू, ये हो गया 1n2 - 1, ये यहाँ पर 1n2, ये हो गया 1n2/b -1/u, ये हो गया 1n2/r -1/r, तो ये हो गया 1n2/r -1/r। यहाँ पर ये आपका r एलसीएम हो गया, ये आ गया 1n2 -1/r। यहाँ से फार्मूला हो गया 1n2/b -1/u इक्वल टू 1n2 -1/r। ये हो गया अवतल गोलीय पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र, जहां 1n2 है दूसरे सघन माध्यम का पहले विरल माध्यम के सापेक्ष अपवर्तन, और इस अवतल गोलीय पृष्ठ के लिए अपवर्तन का फार्मूला हुआ 1n2/b -1/u इक्वल टू 1n2 -1/r। चूंकि आप इसके पहले पढ़ चुके हैं 1n2 की वैल्यू का मान n2/n1 होता है। तो अगर हम यहाँ 1n2 की जगह पर n2/n1 लिख दें तो इसी फार्मूला को हम ऐसे भी लिख सकते हैं n2/n1b -1/u, ये हो गया n2/n1 -1/r। इसका हमने एलसीएम लिया तो ये हो गया n2 -n1/n1 × r। अगर इस इक्वेशन में दोनों साइड हम n1 से मल्टीप्लाई कर दें तो इसी फार्मूला को ऐसे भी लिख सकते हैं n2/b -n1/u इक्वल टू n2 -n1/r। ये भी अवतल गोलीय पृष्ठ
के लिए अपवर्तन का फार्मूला हो गया। यहाँ पर n/n2 पहले व दूसरे माध्यम के निरपेक्ष वर्तांक हैं। इस फार्मूला में 1n2 दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तांक है। इन दोनों में से किसी भी फार्मूले को इस्तेमाल करके हम अवतल गोलीय पृष्ठ के लिए अपवर्तन के सूत्र को ज्ञात कर सकते हैं। यही फार्मूला अवतल पृष्ठ के लिए भी लागू होता है और यही फार्मूला उत्तल पृष्ठ के लिए भी लागू होगा। अभी तक आपने पढ़ा किसी गोलीय पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र और उसका फार्मूला निकाला 1n2/v - 1/u = 1n2 - 1/r। जो गोलीय पृष्ठ हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक अवतल गोलीय पृष्ठ, दूसरा उत्तल गोलीय पृष्ठ। इन गोलीय पृष्ठों के दो फोकस होते हैं। प्रथम फोकस, किसी गोलीय पृष्ठ के मुख्य अक्ष पर स्थित वह पॉइंट जिससे चलने वाली या जिसकी ओर जाती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश की किरणें किसी गोलीय पृष्ठ या अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, उसे उस गोलीय पृष्ठ का प्रथम फोकस कहते हैं। अब है गोलीय पृष्ठ का द्वितीय फोकस। इस गोलीय पृष्ठ के ऊपर मुख्य अक्ष के समांतर गिरने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात जिस पॉइंट पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उसे गोलीय पृष्ठ का द्वितीय फोकस कहते हैं। और याद रखें, यदि किसी गोलीय पृष्ठ का प्रथम फोकस f' व द्वितीय फोकस f व उसके पृष्ठ के माध्यम का अपवर्तनांक n हो तो सदैव f = -nf' के बराबर होता है, जहां f' किसी गोलीय पृष्ठ का प्रथम फोकस व f गोलीय पृष्ठ का द्वितीय फोकस है। आगे इस चैप्टर में है लेंस। अब बात आती है कि लेंस क्या होता है। अभी तक आप पढ़ चुके हैं कि दो प्रकार के हमारे गोलीय पृष्ठ होते हैं और तीसरा, अगर किसी सामान्य पारदर्शी गोले की एक समतल प्लेट काट दी जाए तो ऐसे पृष्ठ को समतल पृष्ठ कहेंगे। तो कुल मिलाकर के दो हो गए वक्राकार पृष्ठ और तीसरा हो गया समतलाकार पृष्ठ। इन तीनों पृष्ठों में से किन्हीं दो पृष्ठों को मिलाने पर मींस या तो दोनों वक्राकार पृष्ठों को मिला दिया जाए या एक समतलाकार व एक वक्राकार पृष्ठ को मिलाने पर घिरी हुई बंद आकृति बनती है जो समांगी हो, जो पारदर्शी हो। ऐसे समांगी पारदर्शी माध्यम से घिरी आकृति को लेंस कहते हैं। तो कुल मिलाकर के लेंस क्या हुआ कि दो वक्राकार पृष्ठों अथवा एक वक्राकार व दूसरे समतलाकार पृष्ठ से घिरे समांगी पारदर्शी माध्यम को लेंस कहते हैं। लेंस मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहले प्रकार के लेंस कहलाते हैं उत्तल लेंस। अगर इन दोनों वक्राकार पृष्ठों में से या गोलीय पृष्ठों में से इन पृष्ठों को इस प्रकार से मिला दिया जाए कि ये पृष्ठ ये हो गया, दूसरा पृष्ठ ये हो गया, तो इस प्रकार की ये समांगी पारदर्शी माध्यम को हम उत्तल लेंस कहते हैं। वे लेंस जो बीच में मोटे व किनारों पर पतले होते हैं, ऐसे लेंसों को उत्तल लेंस कहते हैं। अगर इन पृष्ठों को इस प्रकार से मिला दिया जाए कि यहाँ पर एक पृष्ठ ये हो, दूसरा पृष्ठ ये हो, तो इस प्रकार के इस बने लेंस को अवतल लेंस कहते हैं। तो ये हमारा हो गया उत्तल लेंस और ये हो गया हमारा अवतल लेंस। तो लेंस मुख्यतः दो प्रकार के हो गए। पहले प्रकार के लेंस को उत्तल लेंस, वो लेंस जो बीच में मोटे व किनारों पर पतले होते हैं, ऐसे लेंसों को उत्तल लेंस कहते हैं। वो लेंस जो किनारों पर मोटे व बीच में पतले होते हैं, ऐसे लेंसों को अवतल लेंस कहते हैं। जो हमारे ये उत्तल लेंस हैं, ये एक प्रकार का उत्तल लेंस हो गया और दूसरे प्रकार का लेंस हो गया ये अवतल लेंस। जो उत्तल लेंस हैं ये भी तीन प्रकार के होते हैं। पहले इस प्रकार के लेंस को हम कहते हैं द्विउत्तल या उभयोत्तल लेंस। अगर हम इसको इस प्रकार से करें कि एक पृष्ठ इसका समतल ले लें और दूसरा पृष्ठ उत्तल ले लें, तो ये उत्तल का दूसरा प्रकार हो गया। ऐसे लेंस को कहते हैं समतल उत्तल लेंस। अगर हम इसका पहला पृष्ठ अवतल ले लें और दूसरा पृष्ठ उत्तल ले लें, तो इस प्रकार के लेंस को कहते हैं अवतलोत्तल लेंस यानी अवतल उत्तल लेंस। तो उत्तल लेंस तीन प्रकार के हो गए। पहला हो गया द्विउत्तल लेंस या उभयोत्तल लेंस, दूसरा हो गया समतल उत्तल लेंस और तीसरा हो गया अवतल उत्तल लेंस। उत्तल लेंस के तीन प्रकार हुए। इसी प्रकार से अवतल लेंस भी तीन प्रकार के होते हैं। पहले प्रकार के इस लेंस को कहते हैं द्विअवतल या उभयावतल लेंस। अगर एक पृष्ठ का समतल ले लिया जाए
और दूसरा पृष्ठ इसका अवतल ले लिया जाए तो ऐसे लेंस को कहते हैं समतल अवतल लेंस। और अगर एक पृष्ठ इसका उत्तल ले लिया जाए और दूसरा पृष्ठ इसका अवतल ले लिया जाए तो इस प्रकार के लेंस को कहते हैं उत्तल अवतल लेंस। अवतल लेंस के 3 प्रकार, उत्तल लेंस के 3 प्रकार, कुल लेंसों के प्रकार हो गए 6। अब यह ध्यान दीजिए, प्रत्येक लेंस का अपना एक प्रकाशिक केंद्र होता है। किसी लेंस का प्रकाशिक केंद्र वह पॉइंट है जिससे गुजरने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात या निर्गत होने वाली प्रकाश की किरण आपातिकरण के समांतर हो तो मुख्य अक्ष पर स्थित ऐसे पॉइंट को उस लेंस का प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। कुल मिलाकर इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी भी लेंस पर कोई प्रकाश की किरण डाली जाए और अपवर्तन के पश्चात जो किरण उससे निर्गत होती है यदि वो आपातिकरण के समांतर हो तो अपवर्तन के पश्चात वो किरण लेंस के मुख्य अक्ष को जिस पॉइंट पर काटेगी उस पॉइंट को उस लेंस का प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। मान लिया कि हमारे पास उत्तल लेंस है, इसके दोनों पृष्ठों के ध्रुव क्रमशः P1 व P2 हैं और मान लिया कि इसका प्रकाशिक केंद्र पॉइंट C है, इसके दोनों पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं क्रमशः R1 व R2 हों तो प्रकाशिक केंद्र की स्थिति को ज्ञात करने के लिए मतलब याद रखना है आपको CP1 अपॉन CP2 इक्वल टू R1 अपॉन R2। इसके द्वारा हम किसी भी लेंस के प्रकाशिक केंद्र की स्थिति को ज्ञात कर सकते हैं। ध्यान दें, मान लो हमारे पास अभियुक्त लेंस है तो निश्चित है इसका प्रकाशिक केंद्र इसके दोनों ध्रुवों P1 P2 के बीच में कहीं पर होगा, क्योंकि R1 का मान धनात्मक है, R2 का मान ऋणात्मक है तो कंफर्म है R1 R2 का अनुपात नेगेटिव आएगा तो कंफर्म है कि CP1 और CP2 का रेशियो भी नेगेटिव आएगा। ये तभी संभव है जब C P1 व P2 के बीच में हो। यदि यहाँ पर R1 की वैल्यू का मान R2 के बराबर है तो CP1 की वैल्यू का मान CP2 के इक्वल होगा, अर्थात C पॉइंट जस्ट P1 व P2 के मिडिल पॉइंट पर होगा। यदि यहाँ पर R1 की वैल्यू कम है, R2 की वैल्यू ज्यादा है तो CP1 कम होगा, CP2 ज्यादा होगा। इसका मतलब कि प्रकाशिक केंद्र उस पृष्ठ के समीप होगा जिसकी वक्रता त्रिज्या कम हो। तो निश्चित है इस अभियुक्त लेंस का प्रकाशिक केंद्र इन दोनों के बीच में कहीं पर होगा। अगर हमारे पास ये समोत्तर लेंस है तो ये इसकी वक्रता त्रिज्या अनंत है, ये कम वाले के पास होगा और इस फॉर्मूले से अगर R1 की वैल्यू का मान हम इन्फिनिटी कर दें तो कंफर्म है कि CP2 की वैल्यू का मान 0 हो जाएगा। तो ये इसका पोल P1 हो गया, ये पोल P2 हो गया, इसका प्रकाशिक केंद्र इसी पोल P2 पर होगा। अगर हमारे पास ये अवतलोत्तर लेंस है, अवतलोत्तर लेंस पर ध्यान दें, इसका R ज्यादा है, इसका R कम है और निश्चित है कि प्रकाशिक केंद्र कम वक्र त्रिज्या वाले पृष्ठ के समीप होगा तो निश्चित है इसका प्रकाशिक केंद्र इसके बाहर कहीं यहाँ पर होगा। इसी प्रकार से अगर ये हमारे पास उभयावतल लेंस है तो उभयावतल लेंस में भी इसका प्रकाशिक केंद्र इसके दोनों पोल्स P1 व P2 के कहीं बीच में होगा। अगर ये हमारे पास समतल अवतल लेंस है तो इसकी त्रिज्या का मान अनंत है तो कंफर्म है कि यहाँ पर ये P2 पर होगा, तो ये इसका P1 हो गया, ये P2 हो गया और इसका प्रकाशिक केंद्र इसी पॉइंट पर होगा। यहाँ पर ये उत्तल अवतल लेंस है, इसका R ज्यादा है, इसका R कम है और चूंकि ये प्रकाशिक केंद्र कम त्रिज्या वाले पृष्ठ के समीप होता है तो इसकी त्रिज्या कम है तो कंफर्म है कि इसका प्रकाशिक केंद्र यहाँ पर होगा। तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है कि किसी भी लेंस का प्रकाशिक केंद्र सदैव उस पृष्ठ के समीप होता है जिसकी वक्र त्रिज्या कम हो। और इन सारी बातों से क्लियर हो गया कि लेंस का प्रकाशिक केंद्र मुख्य अक्ष पर दोनों ध्रुवों के बीच में भी हो सकता है, लेंस के अंदर भी हो सकता है, लेंस के पृष्ठ पर भी हो सकता है और लेंस के पृष्ठ से बाहर भी हो सकता है। अभी आपने पढ़ा कि जो लेंस है हमारे मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक पहले प्रकार के लेंस को हम उत्तल लेंस और दूसरे प्रकार के लेंसों को हम अवतल लेंस कहते हैं। इन लेंसों में कुछ क्रियाएं होती हैं, उन क्रियाओं को दो प्रकार से हम व्यक्त करते हैं। पहले लेंस की क्रिया को कहते हैं अभिसारी क्रिया। अभिसारी क्रिया का अर्थ यह है कि मान लो हमारे पास कोई एक लेंस है, ये हमने मान लिया कि ये हमारा उत्तल लेंस है। अगर इस उत्तल लेंस पर प्रकाश की किरणों को डाला जाए और लेंस के दोनों पृष्ठों से अपवर्तन के पश्चात
प्रकाश की किरणें अभिसरित होकर के मुख्य अक्ष की ओर मुड़ जाएं या मुख्य अक्ष के एक बिंदु पर केंद्रित हो जाए, इकट्ठी हो जाए, तो ऐसे लेंस को अभिसारी लेंस व लेंस की इस क्रिया को अभिसारी क्रिया कहते हैं। इसको हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि मान लो ये उत्तल लेंस है, अगर इसको छोटे छोटे कई खंडों में बांट दिया जाए, मीन्स इसको कई प्रिज्मों के रूप में विभाजित कर दिया जाए, तो जब इस प्रिज्म पर प्रकाश की किरणें गिरेंगी तो सदैव इसी प्रिज्म से अपवर्तन के पश्चात प्रकाश की किरणें उसके आधार की ओर मुड़ जाती हैं। तो यहाँ पर प्रकाश की किरणें आधार की ओर यहाँ को मुड़ेंगी, यहाँ पर प्रकाश की किरणें आधार की ओर यहाँ को मुड़ेंगी, और जितनी भी प्रकाश की किरणें गिरेंगी लेंस के दोनों पृष्ठों से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के किसी न किसी बिंदु पर इकट्ठी हो जाएंगी। इसलिए इस उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस और लेंस की इस क्रिया को अभिसारी क्रिया कहते हैं। अगर मान लो यही हमारे पास एक अवतल लेंस है, तो ये हमारे पास अवतल लेंस हो गया। अगर इस अवतल लेंस को भी इसी प्रकार से छोटे छोटे खंडों में या प्रिज्मों के रूप में विभाजित कर दिया जाए और जब इस पर प्रकाश की किरणें हम डालेंगे तो यहाँ पर अपवर्तन के पश्चात चूंकि इनकी प्रिज्मों के आधार ऊपर की ओर हैं, यहाँ पर प्रिज्मों के आधार नीचे की ओर हैं, तो अपवर्तन के पश्चात प्रकाश की किरणें बाहर की ओर फैल जाती हैं या बाहर की ओर अपसरित हो जाती हैं। इसलिए अवतल लेंस को अपसारी लेंस और लेंस की इस क्रिया को अपसारी क्रिया कहते हैं। तो लेंस की पहली क्रिया हो गई अपसारी क्रिया और लेंस की दूसरी हो गई अपसारी क्रिया। उत्तल लेंस अभिसारी लेंस की भांति व्यवहार करता है, जबकि अवतल लेंस अपसारी लेंस की भांति व्यवहार करता है। प्रत्येक लेंस के दो फोकस पॉइंट होते हैं। किसी लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे चलने वाली प्रकाश की किरणें उस लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, ऐसे पॉइंट को उस लेंस का प्रथम फोकस पॉइंट कहते हैं। लेंसों में सारी दूरियां प्रकाशिक केंद्र से मापी जाती हैं और लेंस के प्रकाशिक केंद्र व प्रथम फोकस के बीच की दूरी को प्रथम फोकस दूरी कहते हैं। तो याद रखें, लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह पॉइंट जिससे चलने वाली या जिसकी ओर जाती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश की किरणें लेंस के पृष्ठों से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, उसे उस लेंस का प्रथम फोकस व प्रथम फोकस से प्रकाशिक केंद्र के बीच की दूरी को प्रथम फोकस दूरी कहते हैं। लेंस का द्वितीय फोकस, लेंस पर मुख्य अक्ष के समांतर गिरने वाली प्रकाश की किरणें किसी लेंस से अपवर्तन के पश्चात जिस पॉइंट पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उसे लेंस का द्वितीय फोकस और द्वितीय फोकस से प्रकाशिक केंद्र के बीच की दूरी को द्वितीय फोकस दूरी कहते हैं। याद रखें कि उत्तल लेंस की द्वितीय फोकस दूरी का मान धनात्मक व अवतल लेंस की द्वितीय फोकस दूरी का मान ऋणात्मक होता है। क्योंकि द्वितीय फोकस दूरी को ही मुख्य फोकस दूरी कहते हैं, इसलिए सदैव उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक मानी जाती है, जबकि अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक मानी जाती है। अभी तक आपने पढ़ा लेंसों के बारे में। अगला है पतले लेंस द्वारा प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र, और इसी को हम लेंस मेकर फार्मूला या लेंस मेकर सूत्र कहते हैं। तो हमें किसी पतले लेंस के लिए लेंस के फार्मूला को ज्ञात करना है। हमने मान लिया कि ये हमारे पास ये कोई पतला लेंस है, इसकी अल्प मोटाई t है और इसके दोनों ओर का माध्यम समान है। मान लिया दोनों तरफ वायु है, तो हमें इस लेंस के लिए प्रकाश के अपवर्तन के सूत्र को ज्ञात करना है। अभी आप इसके पहले पढ़ चुके कि किसी गोलीय पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र होता है 1n2 upon b minus 1 upon u equal to 1n2 minus 1 upon r। हमने मान लिया कि जो हमारे पास लेंस है, इसके पहले पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या का मान r1 और दूसरे पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या का मान r2 है, और इस लेंस के का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक 1n2 है। तो अगर इस लेंस के मुख्य अक्ष पर पहले पृष्ठ के ध्रुव P1 से Q दूरी पर O पॉइंट पर कोई वस्तु बिंदुवत रखी है, जहां से चलने वाली प्रकाश की किरण इस लेंस के पहले पृष्ठ से अपवर्तित होती है, तो इस फार्मूले के अनुसार, गोलीय पृष्ठ के अपवर्तन के फार्मूले के अनुसार, एक माध्यम से, एक माध्यम का मतलब वायु, दो माध्यम का मतलब लेंस का पदार्थ, एक माध्यम से प्रकाश की किरण जब दो माध्यम में जाएगी तो इस गोलीय पृष्ठ के अपवर्तन के फार्मूला के अनुसार 1n2 अपॉन यहां से गिरने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात किसी i डैश पॉइंट पर जाती हुई प्रतीत होती है,
ये O पॉइंट से जाने वाली प्रकाश की किरण यहाँ से अभिसरित होगी और किसी I डैश पॉइंट पर जाती हुई प्रतीत होगी। इस I डैश पॉइंट पर इसका आभासी प्रतिबिंब होगा। तो इस फार्मूले के अनुसार यहाँ पर U का मान U के बराबर हो गया, वस्तु यहाँ पर है और इसका प्रतिबिंब I डैश पॉइंट पर बनता हुआ प्रतीत होता है। तो यहाँ से फार्मूले से हो गया 1n2 अपॉन V की जगह यहाँ से यहाँ तक की दूरी का मान हो गया V डैश माइनस वस्तु की दूरी का मान U है, तो ये हो गया 1/U बराबर 1n2 माइनस 1। R पहले पृष्ठ की त्रिज्या का मान R1 है, तो यहाँ से हो गया R1, ये इक्वेशन 1 हो गई। पहले पृष्ठ से अपवर्तन के पश्चात प्रकाश की किरण I डैश पॉइंट पर जाती हुई प्रतीत होती है, परंतु दूसरे पृष्ठ से अपवर्तन के पश्चात इसका वास्तविक प्रतिबिंब I बिंदु पर B दूरी पर बनता है। तो अगर हम यही फार्मूला दूसरे पृष्ठ के लिए लागू करेंगे तो यहाँ पर प्रकाश की किरण दो माध्यम से एक वायु के माध्यम में प्रवेश करेगी। तो यहाँ पर इसी फार्मूले से हो जाएगा 2n1 अपॉन यहाँ पर प्रतिबिंब बन रहा है इस पॉइंट पर, यहाँ से यहाँ तक की दूरी और आज से यहाँ तक की दूरी का मान कितना हो गया b हो गया, ये हो गया 2n1 अपॉन b माइनस 1 अपॉन u। u का मान यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी का मान b डैश माइनस t के बराबर हो गया, क्योंकि यहाँ पर यहाँ की ओर जाती हुई प्रतीत होने वाली किरण दूसरे पृष्ठ से अपवर्तन के पश्चात I पॉइंट पर प्रतिबिंब बनाती है। तो निश्चित है कि यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक की दूरी का मान b डैश माइनस t के बराबर होगा। तो यहाँ पर इसका मान हो गया u की वैल्यू का मान हो गया माइनस u की वैल्यू का मान हो गया यहाँ पर 1 अपॉन b डैश माइनस t इक्वल टू ये हुआ 2n1 माइनस 1। इस पृष्ठ के लिए r का मान r2 हो गया, तो यहाँ पर हो गया r2। क्योंकि यहाँ पर पतले लेंसों को हमने प्रयोग किया है तो पतले लेंस के लिए t का मान लगभग 0 के बराबर होगा। t की वैल्यू को हम 0 मान सकते हैं और आपको सबको पता है 2n1 की वैल्यू का मान 1 अपॉन 1n2 होता है। अगर ये वैल्यूज यहाँ पर रखें तो इसी को हम कह सकते हैं 1 अपॉन 1n2 इंटू b माइनस 1 अपॉन b डैश, t की वैल्यू 0 हो गई, इक्वल टू 2n1 की जगह हो गया 1 अपॉन 1n2 माइनस 1 अपॉन r2। अगर इसका हम एलसीएम लें तो यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस 1n2 अपॉन 1n2 इंटू r2। अगर इस इक्वेशन में दोनों साइड हम 1n2 से मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पर आपका वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन b माइनस 1n2 अपॉन b डैश इक्वल टू 1 माइनस 1n2 अपॉन r2। इसको इक्वेशन हमने सेकंड में लिया। अगर इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को हम ऐड कर दें, दोनों इक्वेशन को जब हम जोड़ेंगे तो यहाँ पर ये आपस में कैंसिल हो गए, तो यहाँ से आ गया आपका 1 अपॉन b माइनस 1 अपॉन u। इन दोनों इक्वेशन को जोड़ने पर 1n2 माइनस 1 को हमने कॉमन कर लिया, तो ये हो गया 1n2 माइनस 1, तो ये हो गया 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। आप सब लोगों को इसके पहले पता है अगर किसी उत्तल लेंस पर प्रकाश की किरणें अनंत से गिरती हैं तो किसी लेंस से अपवर्तन के पश्चात उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनता है। तो यहाँ पर अगर हम u की वैल्यू का मान इंफिनिटी ले लें तो कंफर्म है कि v की वैल्यू का मान f के तुल्य होगा। अगर हम वैल्यूज को यहाँ पर रखेंगे तो 1 अपॉन इंफिनिटी की वैल्यू का मान 0 हो गया, तो यहाँ से फार्मूला हो गया 1 अपॉन f इक्वल टू 1n2 माइनस 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। ये हो गया पतले लेंस के लिए फोकस दूरी का फार्मूला 1 अपॉन f इक्वल टू 1n2 माइनस 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। इसी फार्मूला को हम लेंस मेकर सूत्र कहते हैं। ये जनरल फार्मूला है, इसको पर्टिकुलर किसी विशेष लेंस के लिए इस्तेमाल करेंगे तो उसके अनुसार r1 व r2 के चिन्हों का प्रयोग करेंगे। ये हो गया पतले लेंस द्वारा प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र।